नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संविधान के उस इंजन के अंदर झांकने वाले हैं जो केंद्र और राज्यों को एक साथ चलाता है। हम अनुच्छेद 253 से 300 ए तक की एक यात्रा पर चलेंगे और देखेंगे कि भारत की ये विशाल और विविध मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है ना? एक देश, इतने सारे राज्य, सबकी अपनी अपनी जरूरतें, तो फिर ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम कैसे कर पाते हैं? हमारे संविधान ने इसका क्या रास्ता निकाला है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अपनी इस खोज में हम 4 मुख्य हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले केंद्र और राज्यों के बीच पावर कैसे बटी हुई है, फिर वे आपस में सहयोग कैसे करते हैं और झगड़े कैसे सुलझाते हैं। उसके बाद हम देश के पैसे यानी टैक्स और फाइनेंस की दुनिया में चलेंगे और आखिर में सरकार की प्रॉपर्टी और अधिकारों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसे आप भारतीय फेडरल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। तो देखिए, एक होती है समवर्ती सूची, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पर यहाँ एक पेंच है। सोचिए, अगर दोनों के बनाए कानून एक दूसरे से टकरा जाएं तो क्या होगा? बस यहीं पर अनुच्छेद 254 काम आता है। ये साफ कहता है कि ऐसी टक्कर में संसद यानी केंद्र का बनाया कानून ही जीतेगा। ये इसलिए जरूरी है ताकि पूरे देश में जरूरी मुद्दों पर एक जैसा कानून रहे और कोई कंफ्यूजन न हो। अब ये जो रिश्ता है ना, ये एक तरह से 2 वे स्ट्रीट जैसा है। अनुच्छेद 256 कहता है कि हर राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो संसद के कानूनों को अपने यहाँ लागू करवाए, और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 257 केंद्र को ये पावर देता है कि वो राज्यों को जरूरी निर्देश दे सके। तो एक तरफ जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ निर्देश देने की ताकत। इसी बैलेंस से देश का प्रशासन चलता है। और ये देखिए हमारे संविधान की खूबसूरती, ये कितना फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल है। अनुच्छेद 258 के हिसाब से राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार अपने कुछ काम राज्यों को सौंप सकती है, और ठीक इसका उल्टा अनुच्छेद 258 ए के तहत राज्य भी चाहें तो अपनी मर्जी से अपने कुछ काम केंद्र को दे सकते हैं। मतलब काम को बेहतर तरीके से करने के लिए शक्तियों का लेन देन हो सकता है। तो ये तो हुई शक्तियों की बात, लेकिन जब इतने सारे राज्य एक साथ काम करेंगे तो सहयोग के साथ साथ कभी-कभी विवाद भी होंगे, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा संविधान सहयोग बढ़ाने और झगड़े सुलझाने के लिए क्या कहता है। ये जो सिद्धांत है ना, फुल फेथ एंड क्रेडिट, ये एक तरह से पूरे देश को जोड़ने वाला गोंद है। अनुच्छेद 261 का सीधा सा मतलब है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली में बना है तो वो मुंबई में भी मान्य होगा, या एक राज्य की अदालत का फैसला दूसरे राज्य में भी माना जाएगा। जरा सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो देश चलाना कितना मुश्किल हो जाता। पानी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राज्यों के बीच दशकों से विवाद चले आ रहे हैं। इसी गंभीर समस्या को समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 262 में संसद को एक खास पावर दी कि वो नदियों के पानी से जुड़े झगड़ों को सुलझाने के लिए खास कोर्ट, जिन्हें हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, बना सकती है, ताकि ये संवेदनशील मामले शांति से सुलझ सकें। और सहयोग के लिए एक और बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है, अंतर्राज्यीय परिषद। ये एक तरह की हाई लेवल मीटिंग है, एक ऐसा मंच जहां सारे राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठते हैं। वो अपने मसले सुलझाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों पर बात करते हैं। मतलब टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने का ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसा। आखिर इतना बड़ा देश चलता कैसे है? पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और इसका हिसाब किताब कैसे होता है? अब हम इसी को समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 265 ये गारंटी देता है कि कोई भी टैक्स लगाने के लिए बाकायदा एक कानून पास करना होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा है, ताकि कोई भी सरकार मनमानी वसूली न कर सके। सरकार के पैसों को समझने के लिए इसे 2 खातों की तरह सोचिए। पहला है संचित निधि। ये सरकार का मेन सैलरी अकाउंट है। सारा पैसा मतलब टैक्स, कमाई सब यहीं आता है, और 1 भी रुपया खर्च करने से पहले संसद से पूछना पड़ता है। और दूसरा है आकस्मिकता निधि। ये समझिए सरकार का इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड है। ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है ताकि बाढ़ या भूकंप जैसी अचानक आई मुसीबत के लिए तुरंत पैसा निकाला जा सके।
हाँ, ये टैक्स का बंटवारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर चलिए इसे आसान बनाते हैं। देखिए, कुछ टैक्स ऐसे हैं जिन्हें लगाती तो केंद्र सरकार है, पर वसूलता और रखता राज्य है, जैसे जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी। फिर कुछ टैक्स ऐसे हैं जिन्हें केंद्र ही लगाता और वसूलता है, पर पैसा राज्यों को मिल जाता है। और फिर आते हैं सबसे बड़े टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जिसे केंद्र लगाता है, वसूलता है और फिर उसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों के साथ बांटता है। और ये जो नंबर है 5 साल, ये हमारे देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो समय सीमा है जिसके अंदर देश की वित्तीय सेहत की जांच करने और संसाधनों के बंटवारे की समीक्षा के लिए एक बहुत ज़रूरी संस्था बनाई जाती है। और वो संस्था है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। इसका काम एक तरह से घर के बड़े की तरह है। ये तय करता है कि जो भी टैक्स इकट्ठा हुआ है उसमें से केंद्र को कितना मिलेगा और अलग-अलग राज्यों को उनके हिस्से का कितना पैसा मिलेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल और निष्पक्ष बॉडी है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। इसमें हम बात करेंगे सरकार की अपनी प्रॉपर्टी, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और सबसे दिलचस्प संपत्ति के अधिकार की, जिसकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ एक बहुत सीधा सा नियम है, तुम मेरी प्रॉपर्टी पर टैक्स मत लगाओ, मैं तुम्हारी पर नहीं लगाऊंगा। मतलब अनुच्छेद 285 के तहत केंद्र सरकार की जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे रेलवे स्टेशन, उस पर राज्य सरकार टैक्स नहीं ले सकती। और ठीक वैसे ही अनुच्छेद 289 के तहत राज्य सरकार की किसी बिल्डिंग पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ये आपसी सम्मान और स्वायत्ता के लिए है। अब बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की, जिसकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। देखिए, जब संविधान बना था तब संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था, मतलब बहुत पावरफुल, जिसे सरकार आसानी से छीन नहीं सकती थी। लेकिन फिर देश के विकास, बड़े प्रोजेक्ट्स और सामाजिक सुधारों के लिए संविधान में बदलाव किया गया और अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या सरकार किसी की भी जमीन कभी भी ले सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि सरकार किसी की प्रॉपर्टी ले तो सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और आमतौर पर उसका उचित मुआवजा भी देना होगा। तो अधिकार खत्म नहीं हुआ है, बस उसका दर्जा बदल गया है। अब ये एक कानूनी सुरक्षा है। और एक आखिरी बात, सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 300 ये कहता है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, किसी पर केस कर सकती है और कोई भी सरकार पर केस कर सकता है। मतलब कानून की नज़र में सरकार भी एक कानूनी इकाई है, बिल्कुल किसी आम इंसान या कंपनी की तरह। तो हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों से लेकर पैसों तक हर चीज का बंटवारा कितनी बारीकी से करता है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज 70 साल से भी ज्यादा समय बाद क्या शक्तियों का ये ढांचा हमारे देश की नई चुनौतियों के लिए, भारत के भविष्य के लिए अभी भी एकदम परफेक्ट है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।